हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गंगवार एजुकेशन पॉइंट की तरफ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। और आज की इस वीडियोस के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और यूपी बीएड के जनरल स्टडी के पोर्शन से संबंधित हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रोम, ऑप्शन नंबर 2 इटली, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सुगर ऑफ बाउल ऑफ द वर्ल्ड एक कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, सो क्यूबा है, इसे सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 रोम की, तो रोम को रक्तवर्ण महिला, इटर्नल सिटी, पोप का शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 इटली की, तो इटली को यूरोप का भारत इस नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड का आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है एक क्यूबा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही क्यूबा को एंटीलीज का मोती भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है और पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो रेणुका झील है ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, जो रेणुका झील है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और 2020 CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2020 CHSL के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, गॉस इकाई का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन नाभिक की त्रिज्या के मापन में, ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय परिणाम के मापन में, ऑप्शन नंबर 3 समुद्री गहराई के मापन में, ऑप्शन नंबर 4 बल के मापन में। तो हमें बताना है गॉस की इकाई का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाभिक की त्रिज्या का। तो नाभिक की त्रिज्या या तो एंगस्ट्रम में मापी जाती है या फिर पिकोमीटर में इसे नापते हैं। वहीं अगर हम बात करें समुद्री गहराई की, तो मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि समुद्री गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फेदोमीटर इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है समुद्री गहराई को मापने के लिए। अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इसके अलावा समुद्री गहराई की अगर हम इकाई की बात करें तो समुद्री गहराई को फैदम में नापा जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं बल की, तो बल को एस यूजुअल सभी जानते हैं, न्यूटन बल की एसआई इकाई है, एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो जो गॉस इकाई का प्रयोग है ये ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय परिणाम या चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर परिणाम गलत है, चुंबकीय फ्लक्स को के मापन में गॉस इकाई का प्रयोग किया जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर 2 एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल या ऑप्शन नंबर 4 वेटालेंस। ठीक है, तो जो प्याज के लाल रंग का कारण होता है वह है ऑप्शन नंबर 2 एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन प्याज में लाल रंग का कारण होता है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन दोस्त हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, हमें बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन। तो सबसे पहले हम भारत के विधि आयोग की बात कर लेते हैं। भारत में जो विधि आयोग था सबसे पहले 1834 में आया था। ठीक है, 1834 में
लॉर्ड विलियम बेंटिक उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। उसमें 1834 में भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, हमसे अधीन भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग पूछा गया है। तो जो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग है 1955 में, ऑप्शन नंबर 2, 1955 ईस्वी में, ठीक है, स्थापित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के M.N. शीतलवाड़, M.N. शीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। M.N. शीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है कटास राज मंदिर परिसर कहाँ स्थित है, ठीक है। कटास राज मंदिर परिसर कहाँ स्थित है। अगर हम बात करते हैं कटास राज मंदिर परिसर की, तो कटास राज मंदिर परिसर एक महाभारतकालीन मंदिर परिसर है जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर एक ही साथ उपस्थित हैं। और जो कटास राज मंदिर परिसर है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर कटास राज मंदिर परिसर स्थित है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की। ओके, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह जफर, 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं या ऑप्शन नंबर 4 अकबर, ठीक है। तो जो मकसूदाबाद शहर था इसको 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर ने स्थापित किया था, ठीक है। मकसूदाबाद शहर 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर ने स्थापित किया था, लेकिन 1704 ईस्वी में, ठीक है, 1704 ईस्वी में बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खां ने, बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद अली खां ये अपनी राजधानी को ढाका से इस मकसूदाबाद में लेकर आए, ठीक है। ढाका से मकसूदाबाद लेकर आए और उन्होंने इसका नया नाम रखा मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो मकसूदाबाद को मुर्शिदाबाद के नाम से भी जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो मुर्शिदाबाद है इसका प्राचीन नाम मकसूदाबाद था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, मुर्शिदाबाद का प्राचीन नाम तो वह था मकसूदाबाद। और इस शहर की स्थापना बादशाह अकबर ने की थी और 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाई गई थी मुर्शिद अली कुली खां के द्वारा, ठीक है, जो कि बंगाल के नवाब थे। अब हमारा अगला प्रश्न है आज की वीडियो का, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है, ठीक है। ध्यान देना, हमसे यहाँ पर पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला पहलवान, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर 2 विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर 3 बबीता कुमारी या ऑप्शन नंबर 4 कविता देवी। तो हमें बताना है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान, ठीक है। साक्षी मलिक इसका सही उत्तर है। 2016 रियो ओलंपिक में, ठीक है, 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने पहलवानी में, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था और इस प्रकार से पहली भारतीय महिला पहलवानें बनी थी, ठीक है। भाई अगर हम बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला की, ठीक है, तो जो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न, गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है डैश है, ठीक है। गुजरात का जो पशु व्यापार उत्सव है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 बोथा मेला, ऑप्शन नंबर 2 माधवपुर मेला, ऑप्शन नंबर 3 अंबुबाची मेला या 4 कुंभ मेला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, कुंभ मेला तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अंबुबाची मेला की, ठीक है, तो अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जो अंबुबाची मेला है असम राज्य के कामाख्या देवी मंदिर में, अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कामाख्या देवी मंदिर से संबंधित, ठीक है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें माधवपुर मेला की, तो माधवपुर मेला गुजरात में ही मनाया जाता है लेकिन एक सांस्कृतिक मेला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बोथा मेला, ठीक है। गुजरात का पशु व्यापार उत्सव बोथा मेला होता है, ठीक है। जो बोथा मेला है वह गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। अगला प्रश्न, एमनेस्टी पुस्तक के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन नंबर 1 विक्रम सेठ,
नंबर 2 अरविंद एडिगा, ऑप्शन नंबर 3 अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 4 चेतन भगत। तो इसका सही आंसर है एमनेस्टी पुस्तक के रचयिता ऑप्शन नंबर 2 अरविंद एडिगा हैं। ठीक है, अरविंद एडिगा, इन्होंने एमनेस्टी पुस्तक की रचना की है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न, कैंडेला डैश की एसआई इकाई है। ठीक है, कैंडेला जो कि एक मूल मात्रक भी है, हमें बताना है किसकी एसआई इकाई है। ऑप्शन 1 ज्योति तीव्रता, 2 विद्युत धारा, 3 बल, 4 दाब। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर 3 बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दाब का मात्रक याद रखना कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जो दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल होता है। ठीक है, दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। ओके भाई, अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला की जो कैंडेला है वह ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है। ठीक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। ओके, हमें बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 भाग 2 में, ऑप्शन नंबर 2 भाग 3 में, ऑप्शन नंबर 3 भाग 4 में, और ऑप्शन नंबर 4 भाग 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम संविधान की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में टोटल 12 भाग हैं। ठीक है, 12 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। एक मिनट, यहां पर कुछ गलत हो गया है। अगर हम बात करते हैं संविधान की तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने? ठीक है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 भाग 2 की तो भाग 2 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि संविधान के भाग 2 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का नहीं बल्कि नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, भारत की नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। अगर हम बात करते हैं भाग ऑप्शन नंबर 2 भाग 3 की तो वो भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ओके, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 भाग 4 में तो ए इसका एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। वहीं अगर हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 भाग 1 तो संविधान के भाग 1 में भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन कितनी विधियों से किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 4 विधियों से, ऑप्शन नंबर 2 3 विधियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 3 विधियों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 5 विधियों के द्वारा। ठीक है, तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। ओके, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान में संशोधन की 3 विधियों का वर्णन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। ठीक है, कितनी विधियों का वर्णन किया गया है? 3 विधियां। 3 विधियों का वर्णन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 3 विधियों के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और 3 विधियों में एक विधि हमारी साधारण है, दूसरी विधि विशेष बहुमत विधि है, और तीसरी विधि राज्य के विधानमंडलों के द्वारा विधेयक पारित करके किया जा सकता है। ओके, हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, हमें बताना है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 54,
ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 61 और ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 53। हमें बताना है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं इसे, अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग। ठीक है, जो महाभियोग है वह अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 55 की, तो जो अनुच्छेद 55 है इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का वर्णन है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा इसका वर्णन अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 53 के तहत किया गया है। तो हमारे पास पूछे गए प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति का निर्वाचन ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का शुभांकर क्या था? ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का हमें शुभांकर बताना है। पहले ये खेल 2020 में होने वाले थे, हालांकि ये खेल 2021 में आयोजित हुए हैं और इसका जो शुभांकर था टोक्यो पैरालंपिक 2020 का वह था ऑप्शन नंबर 1 सोमाइटी। ठीक है, सोमाइटी ये पैरालंपिक खेल 2020 का शुभांकर था। भाई अगर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 17 सितंबर, 2 16 सितंबर, 3 17 अक्टूबर या ऑप्शन नंबर 4 15 नवंबर। ठीक है, तो जो विश्व ओजोन दिवस है वह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस हर साल ऑप्शन नंबर 2 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये इस बार एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल की गारंटी देता हूँ मैं, किसी ना किसी शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ओजोन दिवस 2021 की थीम बतानी है। ठीक है, ओजोन दिवस 2021 की जो थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस फूड एंड वैक्सीन्स कूल। ठीक है, ये हमारी ओजोन दिवस 2021 की थीम थी इस बार की। ओके, जो कि 16 सितंबर को मनाया गया था। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? ठीक है, प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला जो पहला एशियाई देश है वह ऑप्शन नंबर 2 भारत है। ठीक है, जहां के हम लोग निवासी हैं भारत, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। वीडियो का अगला प्रश्न है अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अभियान गंगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेशन बादल या 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसके ऑपरेशन नंबर 1 की अभियान गंगा, तो अभियान गंगा अभी हाल ही में रूस यूक्रेन विवाद के वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक है, जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको वहां से सही सलामत देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा या अभियान गंगा शुरू किया गया था। वहीं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सही सलामत भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है डैश आदिवासियों का टंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन था कि डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमें बताना है कौन से आदिवासी हैं जिनका निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 करमाली, 2 विरहोर, 3 मुंडा
या चौथी है माल पहाड़ियाँ। ठीक है, हमें बताना है कौन सी आदिवासी जनजाति है जिसका निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बिरहोर। ठीक है, बिरहोर जो कि एक झारखंड की ठीक है आदिवासी जनजाति है, इसका निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। हमारी वीडियो का अगला और आखिरी प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को प्रथम अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित किया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क, 2 अराविले, 3 मुंबई या चौथा मार्मा गोवा। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा शहर पहला अंतरराष्ट्रीय शहर यूनेस्को ने घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अराविले। ठीक है, जो अराविले शहर है इसे यूनेस्को ने पहला अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित किया है। बात करें अगर हम अराविले शहर की, तो इसकी स्थापना 28 फरवरी 1968 को, ठीक है 28 फरवरी 1968 को मीरा अल्फेसा, एक गलत लिखा हुआ है, मीरा अल्फेसा जिन्हें द मदर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्न देखे थे जो कि हमारे आगे आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं उन सभी को एजुकेशन पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता है एजुकेशन पॉइंट कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के आंसर आते थे। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने सहपाठियों, सह प्रतिभागियों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। ठीक है, हमारी जो वीडियो थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का 5वां पार्ट ही। इससे पहले 4 पार्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, इसी चैनल एजुकेशन पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो जो भी भाई बहन पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर उन वीडियोस को देखें और अपनी अपनी तैयारी को परखें कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न इन वीडियोस में पूछे जाते हैं सारे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के नज़रिए से बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें और इन्हें अपनी कॉपियों में नोट करके रखें। साथ ही मैं कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ उसका वर्णन भी कर सकूं, उसके बारे में बता भी सकूं और उसके जो अन्य ऑप्शन होते हैं उनसे संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस वक्त मुझे याद आता है तो मैं उसे भी तुरंत के तुरंत बताने की कोशिश भी करता हूं। ठीक है, तो आप उन पॉइंट्स को भी नोट कर लिया करें क्योंकि वह सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बताए जाते हैं। धन्यवाद।